हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री का मॉडल सेट नंबर 2, जो आपके परीक्षा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उसको टैकल करने के लिए सक्षम है। और साथ ही इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करते हैं, जहां तक आपको पता भी होगा। ओके, और जो लड़के पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना भूलना नहीं है। इस में हम लोग सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे जो लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लेवल कैसे होगा, क्या होगा और कितना शब्द में लिखना है, हर एक चीज़ के बारे में विस्तृत जानकारी कर हम लोग लेंगे। मॉडल सेट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मॉडल पेपर क्लास 12 आर्ट्स उस पर लिखा होगा, आराम से उसको देख लीजिएगा। देखिए, आपके परीक्षा में जो लेवल भी हम यहाँ पे क्वेश्चन का दिखाएंगे वहीं रहने वाला है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। पहला क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से हरदम आपके परीक्षा में भी रहता है, तो यहाँ पे मॉडल सेट में भी है कि सभ्यता जो है किस काल की सभ्यता थी। पूरा पाषाण थी, नव पाषाण थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी या लौह युक्त सभ्यता थी। तो ये किस प्रकार की सभ्यता थी, तो आपको पता है कांस्य युगीन सभ्यता थी। लौह युग मत कीजिएगा, क्योंकि लौह युगीन सभ्यता ये वैदिक सभ्यता के उत्तर वैदिक काल से देखा जाता है। इसके बारे में मैंने विस्तृत जानकारी मॉडल सेट नंबर 1 में भी आपको दिया था। नव पाषाण काल क्या था, जहां इंसान आग जलाना सीख जाता है, आग से खाना को बनाना सीख जाता है, भोजन को पका के खाना सीख जाता है, तो वो कौन सा काल था? नव पाषाण काल। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और जो टेक्निक हम बताएं आपको एकदम से याद कर लेना है। जैसे मॉडल पेपर 1 में हम बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता वाले टॉपिक में जितने भी स्थल भारत में अभी स्थित हैं उनको याद कर लीजिएगा। कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात, धौलावीरा गुजरात, ठीक है, और जैसे और राखीगढ़ी हो गया हरियाणा, ये सब आपको देख लेना है एकदम खुद से। तो ये पहला हो गया था। आइए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। तो आपको पता है कि सबसे पहले किसका हुआ था, तो हड़प्पा का ही हुआ था, और इसी की वजह से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। लोथल ये कहाँ है वर्तमान में? गुजरात में। ठीक, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। ओके, मोहनजोदाड़ो ये भारत में स्थित है, और यहीं पे सबसे बड़ा वृहत स्नानागार और अन्नानागार 2 पाए गए हैं, याद रखिएगा। और मोहनजोदड़ो ये मृतकों का टीला, आप लोग नाम सुने ही थे मॉडल सेट नंबर 1 में। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए करिएगा, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं, और जो टेक्निक बता रहे हैं उसको करते रहिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं कि पशुपति शिव। अब हम लोग वैदिक धर्म में एंट्री कर दिए। मोहर पर किस पशु का चित्र नहीं है? हिरन, बाघ, सांड या भैंस? तो एक काम करते हैं, इसमें हम लोग ना 2-3 क्वेश्चन आपको हम होमवर्क के तौर पे दे देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क। ठीक, पशुपति शिव, ठीक, ये कहाँ से संबंधित है? तो वैदिक धर्म से संबंधित है। जो मुहर मिला है उस पे बहुत सारे जानवरों का चित्र अंकन है, तो उसमें ये पूछा गया कि कौन नहीं है। आप लोगों का ये होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 पे अब हम आते हैं। जनपद शब्द इंगित करता है। तो देखिए, जन का मतलब होता था कबीला, कबीला, ठीक, और कबीला का क्षेत्र हो जाएगा कहीं ना कहीं, तो प्रशासनिक अधिकारी तो होगा नहीं, संप्रदाय धार्मिक सह नहीं, बच्चा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो जन मतलब कबीला, और कबीला किसी विशेष क्षेत्र में होते हैं, तो उस हिसाब से आपका सही जवाब हो जाएगा क्षेत्रीय इकाई। ठीक है, जो टेक्निक हम बता रहे हैं और जो आंसर सही करवा रहे हैं वहीं उसी को कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मौर्य काल में राजकीय कृषि का प्रधान कौन था? ठीक ना, राजकीय कृषि का प्रधान मौर्य काल में पूछा है। मौर्य काल की स्थापना किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ओके, याद रखिएगा। और इस वंश का सबसे महान राजा कौन था? तो अशोक सम्राट। याद रखना है ये सब बातें। अब आइए यहाँ पे इस प्रश्न के आंसर को हम लोग देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीताध्यक्ष। राजकीय कृषि का प्रधान मौर्य काल में किसे कहा जाता था? सीताध्यक्ष को। आइए, सतसहसी संहिता का दूसरा नाम क्या था? सतसहसी संहिता ये है महाभारत का नाम। इसका नाम जय संहिता भी था, याद रखिएगा, जय संहिता। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मन से कीजिए, एकदम रट जाइए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। शेयर कर देना है, लाइक करना है, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है पड़ेगा हमको। मनुस्मृति स्मृति में कितने प्रकार की विवाह की चर्चा की गई है? ठीक है, यहाँ विवाह होगा, विवाह की चर्चा की गई है। चलिए ये क्वेश्चन भी आपको हम होमवर्क दे देते हैं।
एक वीडियो में हम आपको 3 से 4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए तौर पे दे देंगे। मनुस्मृति का टाइम पीरियड हम मॉडल पेपर 1 में कराए थे, तो आप लोगों को बोले थे कि मनुस्मृति से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो देख लेना है, तो इसमें आइए गया। अब आ गया तो आप लोग पढ़े होंगे तो तुरंत कमेंट में बता देंगे। आइए, प्राचीनतम वेद कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8, तो सबको पता है, ऋग्वेद। ठीक। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है कि किस वेद में जादू टोना से संबंधित चीज़ें शामिल है, तो वो हो जाएगा अथर्ववेद। जादू टोना से संबंधित चीज़ें किस वेद में है, तो अथर्ववेद में। ओके। आइए 9 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वैदिक कार्यों के प्रमुख देवता, देखिए कार्य पूछा है, मतलब ऋग्वैदिक काल में जो प्रमुख देवता थे वो कौन थे, इंद्र। इनको लेके 450 सूक्त लगभग था। उसके बाद अग्नि, उसके बाद वरुण। ओके। आइए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, तो ये तो बहुत इजी था संप्रदाय, मोखली गोसाल। ठीक। मोखली पुत्र गोसाल से होता है, थोड़ा सा नाम कम दिया है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो आपको पता है कि बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे। ठीक है। आइए, निर्गव्य का अर्थ क्या है, तो देखिए निर्गव्य का मतलब होता है कि बंधन से मुक्त होना। ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित शब्द है। आइए, पाणिनि के अष्टाध्यायी की रचित, पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है वो रचित किया गया था कब, मतलब रचा गया था 450 ईस्वी में, 500 ईस्वी में, 400 ईस्वी में, या 200 ईसा पूर्व में। तो पाणिनि अष्टाध्यायी, चलिए लीजिए, ये भी होमवर्क ले लीजिए। अब देखिए, मनुस्मृति बोले थे, अब अष्टाध्यायी से संबंधित जो भी चीज़ें हैं फैक्ट टाइप में, तथ्य आपको देख लेने हैं। आइए, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया। ठीक, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तंबाकू कौन खाया था सबसे पहले, यही पूछा है, तो ये है अकबर जी। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था, तो प्रतिबंध लगाए जहांगीर। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन यहाँ पे है, सबसे पहले खाया कौन, तो अकबर, प्रतिबंध कौन लगाया, तो जहांगीर। आइए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो ये तो हमको लग रहा है कि सबको पता है कि अजमेर, राजस्थान। ठीक, अजमेर शरीफ उधर ही। आइए, स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो स्थापत्य कला का सबसे ज़्यादा विकास शाहजहां के समय में हुआ था, बहुत ज़्यादा मकबरा उकबरा सब चीज़ बहुत बनवाए थे। आइए, आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था, तो शाह आलम द्वितीय के नाम से, या आलमगीर, सॉरी आलमगीर है, केवल केवल आलमगीर है, ये है औरंगजेब। ठीक, इसे जिंदा पीर भी कहा जाता था, याद रखिएगा, जिंदा पीर। आइए, अमुक्त माल्याद किसने लिखा था, हरिहर फर्स्ट, बुक्का फर्स्ट, देवराय फर्स्ट या कृष्ण देव राय फर्स्ट। 19 का सही जवाब हो जाएगा। होमवर्क दे दे क्या, ना, चलिए सब दे देंगे तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आइए, देवराय। ठीक, कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था, मतलब घोड़ा का खरीद बिक्री बहुत ज़्यादा करता था विदेशी यात्री। ऑप्शन आपके सामने है, तो ये है ऑप्शन, इसका डी हो जाएगा। नूनीज भी था और निकोला डी कोंटी दोनों थे। पुर्तगाली यात्री कौन था, बारबोसा, डेमिगोस पेइस, फर्नांडो नूनीस या इनमें से सभी। तो देखिए, जहाँ भी इनमें से सभी वाला ऑप्शन हो चुपचाप कर दीजिएगा, 80% केस में वो सही हो जाएगा। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में आया था, तो इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, पहले याद रखिए कहाँ का था, मोरक्को का यात्री था, सब घूमने आता था भारत, लूट के जाता था। तो उसका मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, MBT। आइए, अलबुर्नी किसके साथ भारत आया था, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, तैमूर या मोहम्मद बिन कासिम। 23 का हो जाएगा सही जवाब, मोहम्मद गजनवी के साथ ये अलबुर्नी, इसने एक किताब की रचना की थी, तहकीक उल हिंद। ठीक, इसे किताब उल हिंद भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आइए, किताब उल रेहाल में किसका यात्रा वृतांत मिलता है, 24 नंबर क्वेश्चन। और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए पूरा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि जो मॉडल पेपर नंबर आज हम 2 करा रहे हैं और 5 तक कराना चाहते हैं, लेकिन अगर आप लोग साथ दिए तो पूरा 10 का 10 हम करवा देंगे। ओके, तो 24 का सही जवाब हो जाएगा इब्न बतूता।
और इस पे गाना भी था। निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी। तो आपको पता ही है महिला संत के बारे में। ओके, आप लोग गेस कर ही लिए होंगे, हम मिटा भी लिए। तो ये महिला, देखिए रहस्यवादी संत पूछा है। जो मीराबाई हैं ये कृष्ण भक्त थी, तो इसका ऑप्शन नहीं होगा, हो जाएगा आपका सही जवाब रबिया। ओके, आइए, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? चिश्ती, सुहरावर्दी, कादारिया या फिरदौसी? 26 नंबर। तो ये चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय, आपको पता ही है। पहाड़ी लोग किस प्रकार की खेती अपनाते हैं? तो पहाड़ पे जब आप जाइएगा ना, तो ये लोग पहाड़ी लोग, ठीक ना, क्वेश्चन पहाड़ी मतलब जैसे उत्तराखंड वाले क्षेत्र में चले जाइए, तो ये लोग वहाँ पे ना एक जगह, देखिए यहाँ पे ऑप्शन वैसे होना चाहिए, सीढ़ीदार खेती भी अपनाते हैं और झूम खेती भी अपनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बराबर जमीन होता नहीं है, इसलिए सीढ़ी टाइप नुमा बना के खेती किया जाता है। ठीक, तो आप लोग झूम खेती भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे मौसम एक जैसा नहीं होता है, ठीक ना, कभी ठंडा पड़ा तो लोग ऊपर जाके खेती करने लगे। वैसे इस प्रश्न का सही जवाब झूम खेती ही कीजिएगा। ठीक, आइए, सिकमी रैयत को बंगाल में जमीन पट्टे पर कौन देते थे? रैयत, कंपनी, जमींदार या इक्तेदार? 28 नंबर क्वेश्चन। फास्ट करते हैं हम लोगों को, क्योंकि अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करना है। तो 28 का सही जवाब हो जाएगा रैयत। ठीक, रैयत वाली व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन हम बताए थे 1793। ओके, किसने शुरू किया था? तो कार्नवालिस। आइए, 1 मिनट आगे चला गया पेज, थोड़ा सा हम पीछे कर लें। आइए, और क्वेश्चन हम लोगों का, भारत का अंतिम मुगल सम्राट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 कौन था? तो आपको पता है 1857 की क्रांति के बाद इनसे संबंधित क्वेश्चन मॉडल पेपर नंबर 1 में भी आया था। तो सही जवाब बहादुर शाह जफर द्वितीय। आइए, 30 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन था? तो देखो, मुख्य केंद्र पूछा है, वैसे तो ये पूरे भारत में था, लेकिन मुख्य मेन जो जगह था, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड। हम लोगों का यूपी बिहार कोई भी मारा पीटिया आंदोलन में आगे रहता है। मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1855, 1857, 1834 या 1835? 31 नंबर क्वेश्चन। तो 1857 दे रहा है इसका सही जवाब। आइए, भारत में हड़प की नीति किस गवर्नर जनरल को माना जाता है, मतलब किसने हड़पना शुरू किया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो देखिए, ड है इसमें, और इसीलिए ड में आंसर वाला भी डल हो जी, याद कर लीजिए। ओके, और शेयर मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अधिक से अधिक कर दीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना भूलना नहीं है, सारी सूचना वहीं पे हम आपको देते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? बहुत इजी क्वेश्चन है, सुने भी होंगे। सुभाष चंद्र बोस, 1942, आज़ाद हिंद फौज, याद कीजिए। करो या मरो का नारा किसने दिया था? देखिए, ये गढ़ा तो कोई और था, लेकिन नॉर्मल अगर पूछे तो महात्मा गांधी ने इसको फेमस किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत पूछा है कब हुई थी? 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1931, 30 मार्च 1930 या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी नहीं होगा, निश्चिंत रहिएगा। एक काम करते हैं, सविनय अवज्ञा वहीं डांडी मार्च वाला होमवर्क डाल देते हैं, याद रखिएगा। इससे संबंधित एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, 1929 लाहौर अधिवेशन, याद रखिएगा। पूर्ण स्वतंत्रता का मांग, पूर्ण स्वराज का मांग किसके द्वारा? तो नेहरू के द्वारा। ठीक, एक एक्स्ट्रा चीज बता दिए। अब 35 नंबर क्वेश्चन, हम भूल गए थे कि होमवर्क भी देना है, 2-4 को क्वेश्चन वहीं आगे बढ़ाए जाते थे। आइए, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 35 नंबर क्वेश्चन होमवर्क है। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व देखो कोई किया नहीं था। जब शुरू होने वाला था तो गांधी जी को जेल में डाल दिया गया था, लेकिन फिर भी ऑप्शन में है महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी को टिक कर दीजिएगा। ठीक, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या भगत सिंह? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। असहयोग आंदोलन हुआ कब था? तो 1920 में। और यही आंदोलन के वजह से गांधी जी जो थे वो राजनीतिक क्षेत्र में अपना पहचान एक प्रमुख रूप से बना पाए थे। असहयोग आंदोलन को स्थगित कब किया गया था? तो याद कीजिए, चौरा चौरी कांड हो गया था 1920 में। ठीक, उसी की वजह से चौरा चौरी कांड कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर।
लाला का पूरा नाम तो लाला लाजपत राय। एकदम इजी है क्वेश्चन, एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन है, और जो लेवल है आपके परीक्षा का यही रहने वाला है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, मन से तैयारी कीजिए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? मतलब जो 9 दिसंबर को हुआ था और 10 दिसंबर को हुआ था उसमें, ठीक। तो 9 दिसंबर वाले में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और जो 11 तारीख को हुआ अस्थाई, उसमें कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अस्थाई पूछा है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये बुजुर्ग भी थे, इसीलिए इनको मतलब मान सम्मान भी दिया जाता था। ओके, तो जो परीक्षा का हम लोगों का लेवल रहेगा वो यही रहेगा। 40 ऑब्जेक्टिव हम करवाए हैं और एकदम इसको रट जाइएगा। इससे संबंधित जितने भी आपके मन में डाउट होंगे हमको कमेंट में बताइएगा। अब हम लोग करने वाले हैं दीर्घ, सॉरी लघु। लघु में हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, इस आधार पे आपको तैयारी कर लेना है। और जो दीर्घ है, लघु के बारे में हम लोग पहले बात कर लें। तो 50 से 60 शब्द में इसका जवाब आपको लिखना है, तभी जाके भरपूर नंबर आपको मिलेगा। आइए पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में के मन के मतलब मिट्टी के बर्तन किन पदार्थों से बनाए जाते थे? उन्हें बनाने की विधि कौन थी? किस विधि से बनना जाता था? कौन सा रंग प्रयोग होता था? तो लाल और काला, ठीक। ये सब चीज आपको दिमाग में रखना है। अशोक के अभिलेख के विषय में आप क्या जानते हैं? तो कितने अभिलेख थे? तो 14 थे। कलिंग में 13वां का अभिलेख में कलिंग का जो बारे में बताया गया है, तो इसके बारे में आपको बता देना है कि हाँ 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। इसी तरह से मोटा मोटी बात बता देना है। भारतीय सिक्कों का संक्षिप्त परिचय दीजिए कि कुषाण काल में सबसे पहले किस तरह का सिक्का आया, गुप्त शासक सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए, विम कटफिशर सबसे पहला सोने का सिक्का जारी किया। तो इसी तरह से आपको बता देना है। टका क्या था, जीतल क्या था, इसके बारे में बता दीजिएगा। कुल और जाति में अंतर स्पष्ट करें। मुगल शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? ठीक, तो मुगल मंगोल शब्द का उत्पत्ति है, याद रखिएगा। विजयनगर के राजा के अंतर्गत अमर नायक कौन है और वे क्या करते हैं? रेहला जो थे उन पे एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है? उदाहरण सहित समझाइए। फिरंगी शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? ओके, आइए भारत में जनगणना कब शुरू हुई थी? तो अब यहाँ पे आपको दोनों जनगणना के बारे में बताना है। एक जो नियमित रूप से होता था और एक जो उससे पहले होता था किसी भी तरह से, ठीक। 10 बरिस वाला जनगणना नियमित रूप से होने लगा था। आइए दीर्घ उत्तरीय के बारे में देखते हैं। और दीर्घ उत्तरीय आपको लिखना कितने शब्द में है? तो 150 से 160 शब्द में विथ डायग्राम। डायग्राम ब्लैक से हेडिंग देना है और ब्लू से आंसर लिखना है, ठीक ना। ब्लैक से हेडिंग और ब्लू से आंसर। आइए क्वेश्चन को देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार एवं तिथि पर टिप्पणी लिखिए। मौर्य इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोत क्या है? उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो सबसे बढ़िया जो स्रोत है वो है मुद्रा राक्षस, उसका विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। उसमें मौर्य इतिहास के बारे में अच्छे से बताया गया है। साथ ही कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उसके बारे में भी बता दीजिए। उसके बाद भी जैन धर्म और दीपवंश महावंश में ये सब में ऑलरेडी मेंशन किया गया है। आइए जाति व्यवस्था के संबंध में अलबुर्नी की जो व्याख्या है उस पर चर्चा कीजिए। मुगल काल में पांडुलिपि किस प्रकार तैयार होती थी? इस पे प्रमुख विशेषता का वर्णन करना है। और 1857 का जो विद्रोह है ये तो 100% आने वाला क्वेश्चन है, उसमें असफलता का वर्णन करना है कि क्यों फेल हो गया। क्योंकि उसमें शिक्षित वर्ग शामिल नहीं था, शिक्षित वर्ग का अभाव था। अपर कास्ट वाले जितने भी थे उनको कोई मतलब नहीं था। इसमें केवल मध्यम, निम्न और जमींदार वो लोग जो थे जिनका जमीन हड़प लिया गया था, जिनका किला हड़प लिया गया था, ये जो किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित थे अंग्रेजों के द्वारा, केवल वहीं थे। और साथ में महिलाएं भी थी, ऐसा बात नहीं है, महिलाओं ने भी भाग लिया था 1857 की क्रांति में। जैसे आप बेगम हजरत महल को ले लीजिए और रानी लक्ष्मीबाई को ले लीजिए, ठीक है। तो फेल हुआ था इसलिए क्योंकि कुछ वर्ग ने इसका साथ नहीं दिया था। और वो वर्ग कौन थे? तो शिक्षित वर्ग थे और जो उच्च वर्ग थे वो। तो आपको बना के इसके बारे में अच्छे से लिख लेना है। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग कर लेंगे मॉडल पेपर नंबर दूसरा, सॉरी ये दूसरा हो गया, ये तीसरा कर लेंगे कल हम लोग।
और कम से कम हम 5 आपको कराने वाले हैं। और अगर चाहते हैं आप कि पूरा हम 10 का 10 करा दें, तो आपको करना क्या है, शेयर करना है अधिक से अधिक। और जो पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बस ऑन कर लीजिएगा, बाकी सब काम आपका टन 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 टन। ओके। और क्लास अच्छा लगे तो लाइक कर देना है एकदम। बाकी आप लोगों के हाथ में है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अब हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।